नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप जानते हैं पहले से ही मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। मैंने बीए ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में और मैंने मास्टर्स किया है एमए ज्योग्राफी में। आई वॉज अ फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर एट KBEDU। मेरा मोर देन 2 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है, तो स्पेसिफिकली ये कोर्स यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी एंथुजियास्ट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये कोर्स दोनों ही मीडियम के लिए एस्पिरेंट्स के लिए है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं दोनों के लिए बनाया गया है। तो दोनों ही एस्पिरेंट्स, मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलती है दोस्तों, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैं जो लैंग्वेज यूज़ करूंगा वो मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, जैसे हम इंग्लिश कहते हैं, वो लैंग्वेज यूज़ करूंगा टीचिंग के लिए। और जो टेक्निकल टर्म्स होंगे ज्योग्राफी के वो मैं इंग्लिश के यूज़ करूंगा। जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा वो दोनों कंटेंट दिखेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों दिखेगा। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट द इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम अनअकैडमी है। तो अनअकैडमी में आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस में आप अपना रूटीन बनाकर टीचर से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी आपका कोर्स कंटेंट है, जो भी सिलेबस है, उसको आपको एक रूफ के अंदर वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह अनअकैडमी में मिलता है। आपको कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा ट्यूटोरियल्स के लिए, गाइड्स के लिए, बुक्स के लिए। इसके अलावा आपकी लर्निंग को एवेल्युएट करने के लिए लाइव टेस्ट एंड क्विज हमने बनाए हैं जो आपकी लर्निंग को एवेल्युएट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको एक कम्युनिटी फीलिंग मिलती है यहाँ पर कि आपसे कॉम्पिटिटर कौन है, कौन ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं और कम कम स्कोर कर रहे हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। जितने भी टाइम का आपका सब्सक्रिप्शन है आपको उसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, जिसमें लाइव क्लासेस, क्विज और आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते रहेंगे। ऑल राइट, इसके अलावा जो भी और कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे कॉमर्स का मैम सोनम ले रही हैं, उसके अलावा पेपर 1 का चल रहा है, मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी का मैं ले रहा हूं, उसके अलावा और कोर्सेज भी हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा कोर्स चल रहा है, साइकोलॉजी का, लॉ का, कंप्यूटर साइंस का, और आने वाले समय में आपको और भी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम को निकालिए। ठीक है, अनअकैडमी एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंडिया के टॉप क्वालिटी टीचर्स मिलते हैं। जो भी टॉप टीचर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आपको आपके एग्जाम या गोल को प्राप्त कराने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे उनके नाम देख सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि कैसे सब्सक्राइब करें भाई, कैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। पहला स्टेप यह है कि आपको सबसे पहले एक प्ले स्टोर या iOS में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको आपसे गोल पूछा जाएगा। आपको गोल सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज इट इज यूजीसी नेट। यूजीसी नेट जब आप गोल सपोज करेंगे तो आपको ये एक प्रॉम्प्ट मिलेगा जिसमें वो पूछेगा कि आपको कितने महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए दोस्तों? मोस्ट इकोनॉमिकल ये जो है वो है 525 रुपीज़ का पर मंथ वाला, जो 12-24 मंथ्स का है, वो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, सबसे ज़्यादा किफ़ायती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कारण ये है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। अगर आपको क्रैक करना है तो आप इस एग्जामिनेशन को, आपको एटलीस्ट 1.5 years की प्रिपरेशन या मोर देन 2 years की प्रिपरेशन चाहिए अगर आप JRF चाहते हैं। तो अगर आप छोटे मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और 95% एस्पिरेंट एक बार में इसको नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर आप 12,600 रुपये देते हैं तो आपको, मान लीजिए आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट निकाल लिया या नहीं निकला नेट, सेकंड अटैम्प्ट में आपने ट्राई किया तो आपका JRF नहीं निकला, तो आपने अगर छोटा सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपकी प्रिपरेशन लूजन अप होने लगती है, आप अपना डायरेक्शन खो देंगे। ठीक है, तो हम वो नहीं चाहते थे। इसी वजह से आप मैक्सिमम ईयर का लीजिए, मैक्सिमम मंथ्स का लीजिए, यानी कि 24 मंथ्स का, जिसमें आपको फायदा भी मिलेगा 525 रुपीज़ का, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक राइट ट्रैक पे चलती रहेगी। JRF के जो कैंडिडेट्स लिए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो। ऑल राइट, अगर आप 12,600 खर्च करना चाहते हैं या इससे भी कम खर्च करना चाहते हैं तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा प्रोमो कोड लगाइए SMNET, जहां पे आपको एक इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और अब आपकी जो कॉस्ट है 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की वो 11,340 हो जाएगी, यानी कि पर मंथ 472 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये और भी अफोर्डेबल हो जाता है, इसीलिए एक अकलमंदी कीजिए और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ऑल राइट, अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, अर्थ इंटीरियर। ये टॉपिक दोस्तों पहले लिखा हुआ था सिलेबस में, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि क्लीशे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अर्थ इंटीरियर के बारे में। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसको हमने याद कभी ढंग से नहीं किया, यही इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो अर्थ इंटीरियर आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अर्थ इंटीरियर,
अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए हम उस जो अर्थ के इंटीरियर में मौजूद है उसको कैसे पता लगा पाएंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। या तो हम माइनिंग कर लेंगे या वॉल्केनोज के थ्रू कर लेंगे, लेकिन वो भी लिमिटेड है। अगर आप डिग करना शुरू करेंगे अर्थ को, ठीक है, तो एक लिमिट के बाद आपकी लिमिटेशन एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिग करेंगे उतना ज़्यादा नीचे डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। एक टाइम के बाद ह्यूमन हैंड्स के लिए या ह्यूमन लिमिट्स से ये दूर हो जाता है कि आप अर्थ के कोर तक चले जाएं और पता लगा लें कि वहाँ पर क्या है। इसी वजह से हम कुछ सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए हमें कुछ सोर्सेज की ज़रूरत होती है, या तो वो डायरेक्ट सोर्स होते हैं या वो इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेज मतलब इसमें आते हैं माइनिंग एंड वोल्केनोस, ठीक है। माइनिंग एंड वोल्केनोस का जो लिमिटेशन है वो एक सर्टेन लिमिट तक है, क्योंकि माइनिंग आप एक लिमिट तक कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते, और वोल्केनोस के लिए आपको वोल्केनोस के फटने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट सोर्सेस में एक ऐसा सोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और जो ज्योग्राफर्स को बहुत हेल्प करता है, यानी कि इसका नाम है शैडो जोन ऑफ सिस्मिक वेव्स, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, इससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस में और क्या है। मीटियोर्स है, ठीक है, जो मीटियोर्स जो हैं अर्थ पे पड़ते हैं, उनकी कई बार जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन रॉक्स की, वो अर्थ के रॉक्स से मिलती हैं। तो हम थोड़ा सा एनालॉजी लगाकर, कंपैरिजन करके आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्यूरेट नहीं है। ग्रेविटी एनोमली, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, उससे थोड़ा बहुत हम लगा सकते हैं। कुछ मैग्नेटिक फील्ड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, लेकिन सबसे एक्यूरेट जो आपको नॉलेज देगा वो देगा शैडो जोन्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या है? सिस्मिक वेव्स वो वेव्स हैं दोस्तों जो अर्थक्वेक से जनरेट होती हैं। जब भी अर्थक्वेक अर्थ के इंटीरियर में होता है, ठीक है, तो अर्थक्वेक जब होता है, बेसिकली अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक एक रिलीज ऑफ एनर्जी है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भिड़ती हैं, जब उनके अंदर कोई मूवमेंट होता है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, या स्प्रेड हो जाती है, या ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज जो होती है फिर वो वेव फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है। उन्हीं वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो प्राइमरीली दो तरह की वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। एक और एक वेव्स है एल वेव्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के अंदर। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये दो अर्थक्वेक से जनरेट होने वाली दो वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। अब ये वेव्स का अगर हम पाथ डिसाइड कर लें, यानी कि ये वेव्स कहाँ कहाँ जाती हैं जब अर्थक्वेक होता है, तो हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बात करें, एस वेव्स जो है, यानी कि सेकेंडरी वेव्स जो है, वो वेव्स जो है वो अर्थ में तो जाती है, लेकिन अर्थ में जहाँ जहाँ भी लिक्विड पार्ट है, ठीक है, अर्थ जहाँ जहाँ मोल्टन स्टेट के अंदर है, वो वहाँ डिसअपेयर हो जाती है। तो इससे ज्योग्राफर्स ने यह पता लगा लिया कि अगर सेकेंडरी वेव जहाँ पर खत्म हो रही है, वो वहाँ पर गायब हो रही है, तो वहाँ पर अर्थ जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं, लिक्विड स्टेट में है। और इसी वजह से हमने फिर अर्थ को सेग्रीगेट किया कि भाई कोर कहाँ पर है, मेंटल कहाँ पर है और क्रस्ट कहाँ पर है। तो इस वजह से सिस्मिक वेव्स के शैडो जोन्स की वजह से, शैडो जोन्स वो जहां पर वेव्स जो है वो गायब हो जाती हैं, वो अपना पाथ नहीं दिखा पाती। तो इनके शैडो जोन्स को जब हमने ट्रैक करना शुरू किया तो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगने लगा। तो ये है दो सोर्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस में आते हैं माइनिंग एक्टिविटीज, जब हम माइन करते हैं, रॉक्स बाहर निकालते हैं, ठीक है, और उनका जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता पड़ता है अर्थ के इंटीरियर में क्या है। और वॉल्केनोस, यानी कि जो भी मैग्मा है, जब वो ऊपर की तरफ आके लावा बन के सरफेस पे आता है, जब वो पिघलता है, तो उन रॉक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, और उनको हम अपने एग्जामिनेशन में लेते हैं। फिर हम पता लगाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सी रॉक्स हैं, क्या मिनरल्स हैं, क्या चीज़ें हैं। लेकिन इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर हम देखें तो सिस्मिक वेव्स जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ नोइंग द इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि इनमें से क्या अर्थ के सोर्सेस में से डायरेक्ट सोर्सेस हैं जानने के लिए। और अगर सिस्मिक जोन्स, अगर आपको ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट सोर्सेस में, तो ये गलत है, आपको ध्यान रखना है। सिस्मिक जोन्स, शैडो जोन ऑफ सिस्मिक जोन्स हमेशा इनडायरेक्ट सोर्सेस में आता है। डायरेक्ट सोर्सेस में हमेशा माइनिंग रॉक्स एंड वॉल्केनोस आते हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो जब हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी ले ली, तो अब हम उसका स्ट्रक्चर जान पाए। तो ये पता लगा कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो एक सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के हिसाब से है। सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, जस्ट एज एन ऑनियन। जो प्याज होता है, प्याज को अगर हम उसका छिलका निकालेंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो इसी तरह से अर्थ का इंटीरियर है, और इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को हमने फिर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन सोर्सेज से हमने जानकारी लगाई, सोर्सेज से हमें ये पता पड़ा कि ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं, और क्रस्ट, मेंटल एंड कोर इनके 3 भाग हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ सकता है कि भाई अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस तरह से, किस शेप में है, स्क्वायर शेप्ड है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, स्क्वायर शेप्ड है, कॉन्सेंट्रिक है, सेमी कॉन्सेंट्रिक है, कुछ भी है, तो आपका आंसर है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। ठीक है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज भी आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ऑलराइट,
तो जो मैंने शेडो जोन की बात की थी दोस्तों, वो उसका डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप, ये पी वेव्स हैं, ठीक है, और ये एस वेव्स हैं। मान लीजिए ये फोकस है, यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, दोनों जगह पे, और फिर यहाँ से जो है वेव्स ने ट्रैवल करना शुरू किया। आप देख सकते हैं पी वेव्स, आप देखेंगे ये पूरी तरह जा रही हैं और ये अर्थ के इंटीरियर में भी जा रही हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं पी वेव्स को। लेकिन जो एस वेव्स हैं वो यहाँ तक तो जा रही हैं, लेकिन इस एरिया में नहीं जा रही हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आके डिसअपेयर हो गई। इस एरिया में आप देखेंगे पी वेव जो है वो यहाँ पर इस स्टेट पे भी जा रही है, इस जगह पे भी जा रही है, और सेंटर में भी जा रही है, यानी कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन जो एस वेव्स है वो यहाँ पर है और सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ पर गायब हो गई और यहाँ पर पूरे एरिया में गायब हो गई। ये जो कंप्लीट एरिया आप देख रहे हैं ये इसमें गायब हो गई। मतलब एस वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लिक्विड स्टेट में गायब हो जाती है। तो इसी वजह से जोग्राफर्स ने आइडेंटिफाई लगाया कि भाई एक सर्टेन लिमिट के बाद जो है वो कोर स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका लिक्विड स्टेट के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो ये शेडो जोन से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट हम जानते हैं, क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल थिकनेस है वो 30 to 50 किलोमीटर्स है। नॉर्मली डेटा नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रस्ट की जो थिकनेस है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। यानी कि वो अगर कोई क्रस्ट ओशनिक सर्फेस पे है तो उसकी कुछ थिकनेस थोड़ी सी अलग होगी। अगर वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, तो वहां पर थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी। ऑल्दो क्रस्ट एक ही होती है, वो ओशनिक एरिया पे भी होती है, कॉन्टिनेंटल एरियाज पे भी होती है, माउंटेनियस एरियाज पर भी होती है, अलग अलग नहीं है, लेकिन इनकी थिकनेस वेरी करती है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया इस फॉर्म में कि स्टेटमेंट दे रखा है और उसका कंक्लूजन दे रखा है। स्टेटमेंट दे रखा है कि भाई ओशनिक क्रस्ट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इसके बाद उन दोनों की थिकनेस बता रखी है कि भाई ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस है 5 से 30 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है 5 से 70 किलोमीटर। इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा, आता है आदर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, तो इसीलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। ऑल्दो क्रस्ट जो है वो सिमिलर है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रस्ट की थिकनेस अलग अलग है। तो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ओशनिक क्रस्ट जो है वो थिनर है, वो पतली है, जिसकी डेंसिटी यानी जिसकी जो थिकनेस है वो 5 से 30 किलोमीटर है। और उसी के विपरीत जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहां पर जो थिकनेस है वो 50 से 70 किलोमीटर है। ये एक क्वेश्चन है आपके सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेस पे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हिमालयन रीजन यानी कि माउंटेनस रीजन पे ये थिकनेस सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा ओशनिक क्रस्ट पे मैक्सिमम 30 किलोमीटर है, कॉन्टिनेंटल पे ये 70 किलोमीटर है, लेकिन माउंटेनस एरिया जो भी है वहां पर ये 100 किलोमीटर है। तो अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और आपको बताना है इसमें से पहला स्टेटमेंट है कि ओशनिक क्रस्ट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड क्रस्ट इज थिकेस्ट एट द माउंटेनस रीजन। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऑल्दो कोई कंसेप्ट नहीं है, ये फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। माउंटेनस रीजन पे यानी कि हिमालयन रीजन पर जो क्रस्ट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ओशनिक रीजन पे क्रस्ट सबसे पतली होती है, और कॉन्टिनेंटल रीजन पे सबसे जो है वो मीडियम स्टेट पे होती है। अब आपको मैं डायग्राम बता के बताता हूँ, जिसको डायग्राम को देखिएगा। माउंटेनस रीजन पर क्रस्ट क्यों मोटी होती है? मान लीजिए ये क्रस्ट है, ये एक माउंटेनस रीजन है, ठीक है, ये एक माउंटेनस रीजन है। तो क्या ये जो इलाका है सिर्फ इतना ही इतना माउंटेनस है क्या? इतना माउंटेनस, इतना ये माउंटेनस रीजन नहीं है। जितना ये ऊपर है माउंटेनस रीजन पे उतना ही ये नीचे है दोस्तों, उतना ही ये नीचे है। ऑलराइट, जितना ये माउंटेनस रीजन पे क्रस्ट आप देख रहे हैं, ये जो क्रस्ट है, ठीक है, ये माउंटेन्स है, उतना ही ये नीचे है, और इसी वजह से इनकी जो थिकनेस है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि भी जो क्रस्ट है वो भी दो सब लेयर्स में डिवाइड है, यानी कि पहला है अपर क्रस्ट, दूसरा है लोअर क्रस्ट। इनकी डेंसिटी लिखी हुई है, अपर क्रस्ट की डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और लोअर क्रस्ट की डेंसिटी 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एग्जाम में आपसे इनका एवरेज डेंसिटी पूछा जा सकता है कि भाई क्रस्ट जो है इसकी ओवरऑल डेंसिटी कितनी है, वो है 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है और इसकी थिकनेस अलग अलग जगहों पर वेरी करती है, जिसमें माउंटेनस रीजन पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी कि इसमें मिनरल्स कौन से मिलते हैं। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इसमें क्रस्ट में वो सिलिका और एल्यूमिनियम है। ऑलराइट, इसी वजह से इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको सियाल कहा जाता है। ये सियाल है, सी और ये आल, ठीक है। सियाल का ऐसा ही यहां पर देखने को मिलेगा और एल्यूमिनियम का आपको एल यहां पे देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से क्या सियाल है, ठीक है। ये आपको मैच द फॉलोइंग दे रखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में सियाल सीमा निफे होगा, राइट हैंड साइड में आपको क्रस्ट मेंटल एंड कोर है। तब आपको उनको मैच करना है कि भाई सियाल किसका है, सीमा किसका और निफे किसका है। आगे देखेंगे हम सीमा और निफे के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। ये बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें आप गलती कर सकते हैं। ऑलराइट,
तो ये है डायग्राम। डायग्राम को हम बार बार देखेंगे, जब हम मेंटल पढ़ेंगे तब भी डायग्राम देखेंगे। तो अभी आप देखिए क्रस्ट के बारे में जो मैंने बात की थी। क्रस्ट जो है वो ये क्रस्ट है, ठीक है, ये जो अक्सर देख रहे हैं हम, ये क्रस्ट है। 0 से मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक ये देखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे मेंटल के बारे में, कोर के बारे में। इसको हम डायग्राम को बाद में देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मेंटल। मेंटल जो है वो सेकेंड लेयर है, ठीक है, इट लाइज बिलोज द क्रस्ट, और इसकी जो मैक्सिमम थिकनेस है, यानी कि जो इसका एक्सटेंशन है वो 2900 किलोमीटर है। यानी कि मैक्सिमम 100 किलोमीटर के बाद क्रस्ट खत्म हो जाती है, और 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, ठीक है। और 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे क्रस्ट को किया गया था अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, इसी तरह से मेंटल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल की थिकनेस है 100 से 700 किलोमीटर, और लोअर मेंटल की थिकनेस है 700 से 2900 किलोमीटर। ऑलराइट, अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है लिथोस्फीयर, एक आता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और एक आता है मेसोस्फीयर। तो ये तीनों क्या क्या हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जो पूरा क्रस्ट और मेंटल को अपर पोर्शन को बना के बनता है, ठीक है। डायग्राम में चले, पूरा क्रस्ट और ये मेंटल है, आप देख सकते हैं 100 से 2900 किलोमीटर तक। इसका जो ऊपरी भाग है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल बना के ये लिथोस्फीयर बनाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं एक बार और पेन लेता हूं फिर से। ऑलराइट, पूरा क्रस्ट और मेंटल, ये मेंटल का जो अपर पार्ट है ये बनाता है लिथोस्फीयर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिथोस्फीयर किससे बनता है, तो वो एंटायर क्रस्ट एंड अपर मेंटल से बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो ये मेंटल का ही पार्ट है। अब बात करते हैं एस्थेनोस्फीयर के बारे में। एस्थेनोस्फीयर क्या है? एस्थेनोस्फीयर दोस्तों मेंटल का अपर पोर्शन है, यानी कि जहां लिथोस्फीयर खत्म होता है उसके जस्ट बाद में एस्थेनोस्फीयर आता है। और एस्थेनोस्फीयर मेंटल का वो पार्ट है जो सेमी सॉलिड स्टेट में है। सेमी सॉलिड स्टेट मतलब जो ना तो सॉलिड है प्रॉपर्ली, जो ना लिक्विड है, वो बीच का स्टेट है जिसको हम मोम बोलते हैं। मोम को अगर आपको देखेंगे, मोम जो है वो एक सेमी सॉलिड है, वो ना तो सॉलिड है वो ना ही लिक्विड है, लेकिन वो एक इस तरह की स्टेट में, बीच की स्टेट में। तो एस्थेनोस्फीयर जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में है। और सेमी सॉलिड स्टेट में क्यों है? क्योंकि ये एक मैग्मा चैम्बर है। जितने भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं उसका सारा मैग्मा एस्थेनोस्फीयर से होकर निकलता है। यानी कि मैग्मा इज द सोर्स ऑफ एस्थेनोस्फीयर इज द सोर्स ऑफ मैग्मा चैम्बर। अब इसकी जो थिकनेस है वो है 400 किलोमीटर तक, यानी कि जहां पर लिथोस्फीयर खत्म होता है, ठीक है, यानी कि 200 किलोमीटर तक ये खत्म होता है, 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे तो उसमें एक टर्म यूज करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली वो है जिसमें पूरा अर्थ जो है वो कुछ प्लेट्स के अंदर डिवाइड है, और वो प्लेट्स जो है वो क्रस्ट के ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो जहां वो फ्लोट कर रही हैं वो है एस्थेनोस्फीयर। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स किसके ऊपर फ्लोट करती हैं, क्रस्ट के ऊपर, लिथोस्फीयर के ऊपर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर या मेसोस्फीयर के ऊपर। आंसर इज एस्थेनोस्फीयर। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। इट इज द जोन ऑफ लो वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर जब सिस्मिक वेव्स यानी कि पी एंड एस वेव्स एंटर करती हैं तो इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मीन डेंसिटी की बात करें तो वो 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है मेंटल की, ठीक है। क्रस्ट की कितनी थी हमने देखा था, क्रस्ट की थी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मेंटल की है 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं मेसोस्फीयर के बारे में। मेसोस्फीयर कौन सा पोर्शन है? तो अभी तक हमने देखा कि भाई क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद फिर लिथोस्फीयर आता है जो पूरा क्रस्ट और मेंटल को बना के बना है, अपर मेंटल को बना के बना है, और अपर मेंटल के जस्ट नीचे आता है एस्थेनोस्फीयर, इसके जस्ट नीचे आता है दोस्तों मेसोस्फीयर। यानी कि मेसोस्फीयर वो पार्ट है जो बिलो लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर है, सॉरी, मेसोस्फीयर वो पार्ट है जो बिलो लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर है, बट इट इज अबव द कोर। डायग्राम में दिखाता हूं, ये देखेंगे आप, लिथोस्फीयर हमने देखा, इसके जस्ट नीचे हमने एस्थेनोस्फीयर देखा, ये आप देख सकते हैं, ये है एस्थेनोस्फीयर जो कि एक गैस मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। ये सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है। और मेसोस्फीयर वो एरिया है जहां पर एस्थेनोस्फीयर खत्म हो रहा है, यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर खत्म हो रहा है, यहाँ से आगे आपका मेसोस्फीयर। लेकिन मेसोस्फीयर की खासियत ये है कि ये क्रस्ट से ऊपर होता है, ये लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के नीचे होता है, लेकिन ये आउटर कोर के हमेशा ऊपर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो डायग्राम में हमने देख लिया है ये तीनों चीजों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मेंटल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। जिस तरह से क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन था सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इसी तरह से जो मेंटल का केमिकल कंपोजिशन है वो है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इसी वजह से इसको सीमा कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है, सीमा है मेंटल, सियाल है हमारा क्रस्ट। ओके, डायग्राम देख लेते हैं फिर से एक बार। अभी तक हमने क्या देख लिया, ये हमने क्रस्ट देख लिया, फिर क्रस्ट
और अपर मेंटल को मिला दे तो ये बनता है आपका लिथोस्फीयर, और इसके जस्ट नीचे है एस्टेनोस्फीयर, और फिर इसके बाद तकरीबन इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका मेसोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर, ये एस्टेनोस्फीयर और ये लिथोस्फीयर। ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी है, ये सीरीज में आपसे पूछा भी जा सकता है। इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अगर अरेंज करना हो तो पहले आएगा लिथोस्फीयर, फिर आएगा एस्टेनोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर है। ठीक है, मेसोस्फीयर को आपको एटमॉस्फेयर वाले मेसोस्फीयर से कंफ्यूज नहीं होना है। मेसोस्फीयर आपके अर्थ इंटीरियर में भी आता है। ऑल राइट, तो हमने ये चीज़ें देख ली, हमने इनकी डेंसिटी देख ली, हमने इनकी थिकनेस देख ली, हमने 3 चीज़ों के बारे में बात कर ली, लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। और फिर हमने देखा कि भाई मेंटल जो है वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना है, जिसको हम सीमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोर के बारे में। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, सबसे लास्ट में कोर ही आता है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो 2900 किलोमीटर, जहां पर मेंटल खत्म हो रहा है, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। और एज ऑब्वियस ये भी 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर, और इनर कोर है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर में क्या फ़र्क है? हमने ये बात की थी जब हम डिग करना शुरू करते हैं, यानी कि जब हम अर्थ को खोदते हैं तो नीचे जैसे जितना जितना हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इंटीरियर में चलते चले जाएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ही डेंसिटी बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा कि आपको रॉक्स मोल्टन फॉर्म में दिखेंगी, जहाँ पर हमने एस्टेनोस्फीयर में देखा। मजे की बात दोस्तों ये है कि पहले आता है आउटर कोर और फिर आता है इनर कोर, लेकिन मजे की बात यह है कि जो आउटर कोर है जो पहले आ रहा है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, लेकिन इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। ऑल राइट, एक्सक्यूज मी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वही आदर्शन और रीजनिंग में से कि भाई आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, या ऐसा पूछा जाएगा कि भाई कोर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आउटर कोर इज लिक्विड, इनर कोर इज सॉलिड। तो आंसर क्या होगा इसका? स्टेटमेंट इज यानी कि ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट के अंदर है, इनर कोर सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, और इसका केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमारा क्रस्ट बना है सिलिका एंड एल्यूमिनियम से सिलिका एंड एल्यूमिनियम से, जिसको हम बोलते हैं सियाल, और हमारा मेंटल बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम से, जिसको हम सीमा बोलते हैं। इसी तरह से हमारा जो कोर है वो बना है आयरन एंड निकल से, जिसको हम निफे कहते हैं। निफे इसलिए कहते हैं क्योंकि Fe जो है वो आयरन का केमिकल सिंबल है, और जो निकल का जो केमिकल सिंबल है वो है Ni, इसीलिए बना निफे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें एक और एक टर्म है ब्रायोस्फीयर। ब्रायोस्फीयर क्या है? जिस तरह से हमने एस्थेनोस्फीयर और हमने लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर और हमने मेसोस्फीयर के बारे में पढ़ा, एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं ब्रायोस्फीयर। ब्रायोस्फीयर कुछ नहीं दोस्तों, ये बेसिकली लिथोस्फीयर के बाद जितना भी एरिया है उसको कहा जाता है ब्रायोस्फीयर। समटाइम्स पूरे एंटायर कोर को भी ब्रायोस्फीयर कहा जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ब्रायोस्फीयर, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं क्रस्ट, अपर क्रस्ट, मेंटल या कोर, तो आपका आंसर है कोर। ब्रायोस्फीयर मतलब कोर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्सक्यूज मी। अब बात करते हैं कि भाई इनमें से क्रस्ट, मेंटल और कोर में से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? तो वेरी ऑब्वियस कोर की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कारण इसका यह है कि जितना ज्यादा आप नीचे की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी बढ़ता है, इसी वजह से सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको मैंने रेड से किया है, इसका मतलब ये है एस वेव डिसअपियर इन द आउटर कोर। आउटर कोर में जो लिक्विड स्टेट के अंदर है वहां पर एस वेव डिसअपियर हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी और सरफेस वेव्स जो अर्थक्वेक की वजह से जनरेट होती हैं उनकी कुछ क्वालिटीज हैं, जिसमें से एस वेव जो है उसकी क्वालिटी ये है कि वो लिक्विड मीडियम में नहीं जा सकती। ठीक है, और ये हमें प्रमाण देखने को मिला आउटर कोर में। आउटर कोर में कभी भी एस वेव्स देखने को नहीं मिलती, तो इससे हमने ये श्योरिटी हो गई कि आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट। ओके, अब हम डायग्राम देखते हैं फिर से। अभी तक हमने देखा ये क्रस्ट के बारे में, ये क्रस्ट है। उसके बाद क्रस्ट और अगर अपर मेंटल को मिला दे तो हमें और हमारा बनता है लिथोस्फीयर। उसके जस्ट बाद आता है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, जो एक सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर है, जो एक सोर्स ऑफ मैग्मा है। ठीक है, जो 400 किलोमीटर तक है। उसके बाद आता है मेसोस्फीयर। ठीक है, जो लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर के नीचे है। जो उसके बाद आता है फिर हमारा कोर। जो कोर है स्टार्ट होता है 2900 किलोमीटर से 6371 या 6378 किलोमीटर बोल रहे हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। ये है आपका आउटर कोर और ये है हमारा इनर कोर। ये है लिक्विड स्टेट के अंदर दोस्तों, ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, और ये है हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, ये है हमारा सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखिए।
ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिथोस्फीयर हमने देख लिया था, क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। फिर हमने बात की एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इज जस्ट बिलो लिथोस्फीयर जो कि सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है। फिर हमने बात की मेसोस्फीयर के बारे में, मेसोस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के नीचे है लेकिन कोर के ऊपर है, तो ये रहा मेसोस्फीयर। उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर। डायग्राम इज वेरी क्लियर। अगर हम बात करें इसके एक्सटेंशन के बारे में, 0 to 100 किलोमीटर क्रस्ट, 100 to 2900 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेंटल है, और 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर या 6378 किलोमीटर वो है हमारा कोर। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटीज के बारे में। डिसकंटिन्यूटीज क्या है? वो एरिया या वो सरफेस जहां पर चीजें कंटिन्यूस नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अर्थ के इंटीरियर में बहुत बार ऐसी जगह देखने को मिलती हैं जहां पर जो सिस्मिक वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि सिस्मिक वेव एक वेलोसिटी से चल रही थी, लेकिन एक टाइम बाद किसी सरफेस पे जब वो एंटर हुई, किसी एरिया में जब वो एंटर हुई, तो उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ गई या कम हो गई। उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी एरिया, ठीक है। और उसको हमने फिर डिनोट कर दिया अलग अलग नाम से। तो यानी कि डिसकंटिन्यूटी मतलब वो सरफेस जहां पर सिस्मिक वेव्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेप्थ पे पाई जाती हैं। कॉन्टिनेंट्स पे ये पाई जाती हैं 32 किलोमीटर्स पे, और ओशनिक एरियाज पे ये पाई जाती हैं 8 किलोमीटर्स पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटीज एट अ ग्लांस। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी जो है वो प्राइमरीली 5 है, 1 2 3 4 5। इसको हम देखेंगे। पहला है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी दोस्तों अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में है, जो हमने देखा था। हम देखें, जब हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने बोला था कि ये जो क्रस्ट है वो 2 भागों में डिवाइड है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, वेरी वेरी फेमस। मोहो डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, यानी कि अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में तो आ गई कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो रिविक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी के बारे में। रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी दोस्तों अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में है, वेरी इजी। उसके बाद है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। लेमन डिसकंटिन्यूटी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। और हमें पता है आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। ये सारी चीजें आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है डायग्राम, तो आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपर क्रस्ट है, ठीक है, और ये कहीं इस जगह जाकर लोअर क्रस्ट है। तो इनकी जो बीच की डिसकंटिन्यूटी है इसको हम कहते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आती है मोहो रिविक डिसकंटिन्यूटी, जो हमने बात की लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ये लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, यहां पर एग्जैक्टली जो है वो है मोहो रिविक डिसकंटिन्यूटी। फिर हमने बात की रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी के बारे में। रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, और इसकी जो बीच की डिसकंटिन्यूटी है यहाँ हमने की, यहाँ पर जब सिस्मिक वेव्स एंटर करती है तो इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी बनी जिसको कहते हैं रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी। फिर बात करते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी अगेन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लेमन डिसकंटिन्यूटी, जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है यहाँ पर, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, इसको मैं इरेज करता हूं सबको ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऑलराइट, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर क्रस्ट, ये क्रस्ट का जो एरिया है इन दोनों के बीच में कहीं इस जगह जाके आपको कॉनराड डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। मोहो डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट का लोअर पार्ट यानी कि ये पार्ट और अपर मेंटल, मेंटल का अपर पार्ट यानी कि एग्जैक्टली इस जगह। रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मेंटल, वेरी इजी। अपर मेंटल यहाँ है, लोअर मेंटल यहाँ है, और इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो है रेप्टिस डिसकंटिन्यूटी। फिर है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, यानी कि इस जगह यहाँ पर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद है लेमन डिसकंटिन्यूटी जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन सभी डिसकंटिन्यूटीज पे आपको चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेगा और चेंज इन सिस्मिक वेव्स भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है ये आपके रिमाइंडर के लिए है कि अगर आपको डिस्काउंट लेना है अपने कोर्स पर और आपको फायदा उठाना है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का, तो आप मेरा कोड जरूर लगाइएगा 10% का, जिससे आपको फायदा मिलेगा। ऑलराइट, 472 रुपीज़ में आपका जो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ MCQs के बारे में ताकि हमें पता लग जाए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, जो अभी हमने देखा। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में पाई जाती है? अपर मेंटल
एंड लोअर मेंटल, नो. आउटर एंड इनर कोर, नो. सियाल एंड सीमा, नो या यस. यस, सीमा एंड नेफे. क्या है इनमें से? सियाल एंड सीमा. ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग था, थोड़ा सा ट्रिकी वाला था. अगर आपको पता हो कि सियाल किसको कहते हैं और सीमा किसको कहते हैं. इस बार इस एग्जामिनर ने इसके नॉर्मल लेयर्स के बारे में नहीं बताया, इनके केमिकल नेम्स बता दिए. क्रस्ट का जो केमिकल नेम है, यानी कि केमिकल अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्रस्ट को हम कहते हैं सियाल और हम मेंटल को कहते हैं सीमा. क्रस्ट को सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिलिका एंड एल्यूमिनियम यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और मेंटल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिलिका एंड मैग्नीशियम सबसे ज्यादा है. तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है. ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन, ये आपको ट्रिक कर सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. द अपर पार्ट ऑफ मेंटल अपॉन विच क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स. ये दोस्तों जो ये है, ये एक की पॉइंट है, फ्लोट, यानी कि क्रस्ट का वो पार्ट जो फ्लोट कर रहा है या फ्लोटिंग से कुछ रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो सीधा आपका दिमाग चलना चाहिए. फ्लोट वही चीज करेगी जो या तो लिक्विड स्टेट के अंदर होगी या सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर होगी. तो सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर इनमें से क्या है? चारों में से हाइड्रोस्फीयर नहीं है, मेसोस्फीयर नहीं है, एस्टेनोस्फीयर है, ब्रायोस्फीयर नहीं है. तो ये आपका आंसर बन गया. अपर पार्ट ऑफ मेंटल ऑन विच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स, ये है एस्टेनोस्फीयर. एस्टेनोस्फीयर जो आपको 200 से 400 किलोमीटर के बीच में मिलता है और जो एक सोर्स है मैग्मा का, जिसपे सारी टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट करती हैं. अगर आपको कंफ्यूजन है तो डायग्राम में फिर से हम देख सकते हैं इसको. ये रहा एस्टेनोस्फीयर. अपर पार्ट ऑफ मेंटल, मेंटल का ये अपर पार्ट जहां पर क्रस्ट फ्लोट करती है क्योंकि ये सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है. ये रहा एस्टेनोस्फीयर, आप देख सकते हैं ये एस्टेनोस्फीयर है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में है? क्या ये क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में है? क्या ये मेंटल कोर के बीच में है? ठीक है, क्या ये अपर कोर एंड लोअर कोर के बीच में है? क्या ये अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में है? तो डायग्राम में फिर से दिखा देता हूं आपको. गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ये रहा गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में है. लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में सीधा सीधा लिखा हुआ है. ऑप्शन में लिखा हुआ है मेंटल एंड कोर. ठीक है, मेंटल एंड कोर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मेंटल एंड कोर. ऑल राइट. द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज, ये जो है ये मैंने नोट्स पे नहीं बताया, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे. एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ऑल राइट. हु डिस्कवर्ड कोर? कोर किसने बनाया है? कोर बनाया है इंज लेमैन ने, और इसीलिए इनके नाम पर इनकी डिस्कंटिन्यूटी दी गई है, जिसको बोलते हैं लेमैन डिस्कंटिन्यूटी, जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है. देख सकते हैं ये रहा लेमैन डिस्कंटिन्यूटी, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है, और इसको डिस्कवर किया था इंज लेमैन ने, इसीलिए इसके नाम पर इट कोर बताया गया है. ऑल राइट. द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ, कोर ऑफ द अर्थ, नॉट द क्रस्ट, नॉट द मेंटल. कोर ऑफ द अर्थ किससे बना हुआ है? क्या वो सिलिका निकल से बना हुआ है? क्या वो निकल मैग्नीशियम से बना हुआ है? या क्या वो सिलिका मैग्नीशियम से बना हुआ है? या वो निकल फेरॉन आयरन से बना हुआ है? तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा इसका निकल एंड आयरन, जिसको हम निफे कहते हैं. निफे क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन का जो केमिकल सिंबल है वो Fe है, निकल का Ni है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ऑल राइट. विच वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड मटेरियल्स? ये मैं बार बार बोल रहा था. क्या वो प्राइमरी वेव्स हैं, क्या वो सेकेंडरी वेव्स हैं, या सरफेस वेव्स हैं? आंसर इज सेकेंडरी वेव्स. और सेकेंडरी वेव्स कभी भी आउटर कोर में नहीं आती, क्योंकि आउटर कोर एक लिक्विड स्टेट के अंदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्टेनोस्फीयर इज टोटली मोल्टन, पार्शियली मोल्टन, टोटली सॉलिड या पार्शियली सॉलिड? आंसर इज पार्शियली मोल्टन. ये बात आपको ध्यान रखनी है. लास्ट क्वेश्चन. लिथोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लिथोस्फीयर, ठीक है, जिसको मैंने बार बार दिखाया. लिथोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर कोर एंड लोअर कोर, अपर क्रस्ट एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, या मेंटल एंड कोर. देखो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया. ठीक है, आपको जो ये भी खत्म हो गया. जो आपको कंफ्यूज करेगा वो ये दो ऑप्शंस करेंगे, अपर क्रस्ट एंड लोअर मेंटल. ठीक है, तो अगर कॉमन सेंस लगाए कि अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल कितना बड़ा गैप है, इतना बड़ा तो लिथोस्फीयर है ही नहीं. क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, हाँ ये क्रस्ट, ठीक है, और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ये बन सकता है. तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल है. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए दोस्तों. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये इसके अंदर हमने बात की है 3 लेयर्स के बारे में, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और हमने इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि भाई क्रस्ट जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग थिकनेस रखता है. क्रस्ट जो है वो 2 भागों में डिवाइड है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट. ठीक है, और क्रस्ट की जो मीन डेंसिटी है वो है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्रस्ट का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो है सिलिका एंड एल्युमिनियम. इसी वजह से इसको हम सियाल कहते हैं. ठीक है, ये हमने देखा था. फिर हमने बात की मेंटल के बारे में. मेंटल जो है उसका एक्सटेंशन जो है वो 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, और ये भी 2 भागों में डिवाइड है. 100 से 700 किलोमीटर पे अपर मेंटल है, और 700 से 2900 किलोमीटर पे लोअर मेंटल है. ठीक है,
इसके बाद इसी मेंटल के अंदर 3 ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। एक है लिथोस्फीयर, दूसरा है एस्थेनोस्फीयर और तीसरा है मेसोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर तो दोस्तों वो है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है, वो टोटल मिला के लिथोस्फीयर बनाता है, ठीक है। इसके बाद है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे है और वो 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। लिथोस्फीयर सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है, सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है, इसी वजह से ये एक मैग्मा चैम्बर है। जितना भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज अर्थ पे होता है सारा मैग्मा यहीं से आता है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी मीन डेंसिटी के बारे में बात की, ये है 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिथोस्फीयर आया, फिर एस्थेनोस्फीयर आया और उसके बाद आता है मेसोस्फीयर, ठीक है। मेसोस्फीयर है इट इज अ पोर्शन ऑफ मेंटल, ठीक है, दैट इज बिलो द लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर बट इट इज अबव द आउटर कोर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेसोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट, मेंटल या कोर, तो आपको ध्यान रखना है आंसर है मेंटल। मेसोस्फीयर हमेशा मेंटल में पाया जाता है। इसकी हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात की, तो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। फिर हमने बात की कोर के बारे में। कोर जो है वो आउटर मोस्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है और ये सबसे ज्यादा डेंस है, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इसमें से आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, लेकिन इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें आयरन एंड निकल सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको निफे कहते हैं। और इसके अंदर एक टर्म यूज होता है ब्रायोस्फीयर। ब्रायोस्फीयर जो एक टर्म है वो हमेशा कोर से जुड़ा हुआ है, यानी कि कंप्लीट कोर को ब्रायोस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि भाई जो भी सिस्मिक वेव्स हैं वो यहाँ पर आकर डिसअपेयर हो जाती है, यानी कि सिस्मिक वेव्स से जो एस वेव्स है वो यहाँ पर आकर डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। फिर हमने डिसकंटिन्यूटीज के बारे में बात की। डिसकंटिन्यूटीज क्या है? डिसकंटिन्यूटीज वो एरिया है हमारे अर्थ इंटीरियर पे जहां पर आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखता है सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी में, ठीक है। और यहां पर आपको चेंज मिलता है फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स में भी। तो प्राइमरीली ये 5 थी: क्रोनाड डिसकंटिन्यूटी, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रैप्टिज डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड लेमन डिसकंटिन्यूटी, जिसको हमने डायग्राम पे देखा, ठीक है। डायग्राम पे हमने देखा कि भाई सबसे पहले कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी है जो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में है, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, यस, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में है। उसके बाद हमने फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की जो है हमारे लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में। फिर हमने बात की रैप्टिज डिसकंटिन्यूटी के बारे में जो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में है। फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की जो है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। और फिर है लेमन डिसकंटिन्यूटी जो बहुत ईजी है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। फिर हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कीजिए, लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरा कोर्स सब्सक्राइब कीजिए और इस कोड को लगाना मत भूलिए SMNET, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।